नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ये जो मैंने टॉपिक उठाया है वो मैंने अपने बने हुए जो नोट्स मैंने बनाए हैं CDP के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, उसमें से टॉपिक उठाया है जो मैं बुक को कवर करा रहा हूँ। हिमांशी मैम की जो CDP की क्लास नोट्स की बुक है उसमें ये टॉपिक नहीं है, अगर होगा तो मुझे नज़र नहीं आया, बट मैं जो है इस टॉपिक को अपने नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं इससे पहले क्या क्या कवर कर चुका हूं। जब यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात चल रही है, जब टीचिंग मतलब मैंने जो है पहले कुछ टीचिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कराए हैं। जैसे मैंने क्या कराया है, सबसे पहले कराया था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद हमने कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात की है। फिर टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स को हमने वहाँ पर समझा था। कुछ फॉर पेरेंटिंग स्टाइल्स भी थी, उनको भी हमने वहाँ पर अच्छे से समझा था। तो दोस्तों ये टीचिंग से जुड़ा ही एक छोटा सा टॉपिक है जिसे क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग। क्या बोलते हैं? माइक्रो टीचिंग। ठीक। हम आज इसको अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, किस तरीके से इसमें टीचिंग होती है और ये क्या है, मतलब किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है वो भी हम आज समझेंगे। ठीक। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद राहुल सागर और आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हम CDP की पूरी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और वहाँ पर जो है कुछ 17-18 क्लासेस हो चुकी हैं। आप उनको देखोगे तो ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो CTET हो या फिर KVS हो। KVS तो बहुत, KVS के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि KVS स्पेशल ही चल रही हैं। जो टॉपिक उस क्लास नोट्स की बुक में है वो तो हम कवर करा ही रहे हैं, बट बाकी का जो टॉपिक अदर आने वाला है, जैसे डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया या फिर डेवलपमेंटल टास्क हो गए हैं, मैंने बाकी का जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो यूनिट है KVS के सिलेबस में वो तो मैंने करा दिया, बट मैं आपको KVS से रिलेटेड ही कुछ अन्य टॉपिक भी कराने जाऊँगा, मतलब कराऊँगा, जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पर कि जो भी मैं यहाँ इन वीडियोस में करा रहा हूँ, जितनी भी मैंने वीडियोस कराई हैं वो KVS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आपको वो देखोगे तो आप समझ जाओगे, वहाँ पर जो है टॉपिक वाइज ये वीडियोस डाली गई हैं हमारे द्वारा और KVS के KVS के सिलेबस से जुड़ी हुई हैं। और मैं आगे जो बताऊंगा उसमें हम NCF वगैरह और राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और कुछ अन्य जो जानकारियां हैं इनसे रिलेटेड मैं उनको भी आगे कराऊंगा। ये जो आज हमारा टीचिंग वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन हम जो आगे करने वाले हैं वो होगा NEP को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या NCF वगैरह पढ़ेंगे। ठीक। और राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है और उससे जुड़ी कुछ जो आयोग हैं, समितियां हैं, उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक। और एक चीज़ और, हमने जो है प्रैक्टिस भी कराई है वहाँ पर, मतलब हमारे चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर जो है कुछ क्लासेस प्रैक्टिस की भी हैं और हम आगे उनको भी बढ़ाएंगे। ठीक। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है तो चलिए देखते हैं। समय को ज़्यादा ले लेते हुए हमने ज़्यादा आज टाइम ले लिया है, बट चलिए शुरू करते हैं आज का अपने टॉपिक को। चलिए बात कर लेते हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग क्या है, ये क्या है? माइक्रो टीचिंग के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शिक्षण। ठीक। चलिए पहला टॉपिक क्या, पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। ये जो माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले ड्वाइट एलन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एलन ने दिया है, मतलब ड्वाइट एलन इन्हें कहते हैं। ठीक। और इन्होंने इस माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम रखा है। क्या है वो क्या रखा है? वो रखा है स्केल्ड डाउन टीचिंग। क्या है? स्केल्ड डाउन टीचिंग। ठीक। इसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में? इसे बोलेंगे न्यूनता शिक्षण शिक्षण उपागम। क्या बोलेंगे? न्यूनता, एक सेकंड इसे मैं लिखकर बता दूं, न्यूनता शिक्षण उपागम। एक सेकंड, न्यूनता शिक्षण उपागम, इसे हम हिंदी में बोलेंगे। ठीक। तो हिंदी वालों को ये हो गया। ठीक। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे वाला जो पॉइंट है वो क्या कहता है? माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन पीपल टीचर। ये जो माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये माइक्रो टीचिंग जो है वो इस टेक्निक का यूज़ किस लिए किया जाता है कि भाई आप सभी जो हैं एक बीएड के स्टूडेंट रहे होंगे, आपने सीटेट भी क्लियर किया है और उसके बाद कुछ लोग हो सकते हैं जो जिन्होंने डीएलएड किया हो। तो क्या होता है, माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टेक्निक है जो बच्चे
टीचर बनने की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इस स्किल का यूज़ किया जाता है, इस टेक्निक का यूज़ उनके लिए किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल इन पीपल टीचर, मतलब जो छात्र अध्यापक होते हैं, क्या होते हैं, जो छात्र अध्यापक होते हैं उनकी स्किल के डेवलपमेंट के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्या है वो टेक्निक? माइक्रो टीचिंग। क्या है? माइक्रो टीचिंग का जो यूज़ है वो प्यूपिल टीचर के अंदर टीचर की स्किल को डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग के टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ठीक, इसका अन्य नाम भी है, इसका इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? वो है क्या? ऑल्सो कॉल्ड स्केल्ड डाउन टीचिंग अप्रोच। इसे जो है टीचिंग मतलब स्केल डाउन टीचिंग भी कहा जाता है। क्या मतलब इसका स्केल जो है, अब इसका जो पैमाना है वो छोटा कर दिया जाता है। जब भाई क्या होता है माइक्रो टीचिंग में, आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो वहाँ पर क्या होता है, एक क्लास होती है जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं, जो टीचिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है 40-50 बच्चे होते हैं, वहाँ पर एक टीचर होता है और वो उन बच्चों को समझा रहा होता है। बट ये जो माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये उन बच्चों के लिए होता है जो बीएड डीएलएड वगैरह कर रहे हैं, मतलब जो छात्र अध्यापक बनने जा रहे हैं। क्या? जो छात्र अध्यापक बनने जा रहे हैं। छात्र अध्यापक मतलब एक पूरा ही वर्ड है। क्या है? पूरा वर्ड है छात्र अध्यापक, मतलब जो टीचर बनने की ट्रेनिंग बच्चे कर रहे होते हैं उनके लिए ये माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। एक माइक्रो टीचिंग का जो टेक्निक है उनके लिए, बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। ठीक, उनको ट्रेनिंग देने के लिए एज ए टीचर, एज ए टीचर मतलब टीचर बनने के लिए उन्हें एक ट्रेनिंग का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, हाँ, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो एक सेकेंड, अगर मैं इसको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो क्या होता है भाई, नॉर्मल क्लासेस में जो नॉर्मल टीचिंग की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि 40 से 50 बच्चे होते हैं और एक टीचर होता है। एक मतलब क्लास का साइज़ होता है, क्या बोल सकते हैं कि क्लास में 40-50 बच्चे होंगे और वो बड़ा सा टॉपिक चुनेगा। ठीक, और एक पीरियड करीबन होगा 50 मिनट का, फिर 1 घंटे का भी हो सकता है, या फिर नॉर्मली 40 घंटे का भी हो, मतलब 40 मिनट का भी होता है। ठीक, तो क्या होता है जो नॉर्मल टीचिंग प्रोसेस होती है उसमें ज़्यादा मतलब क्लास साइज़ भी बड़ा होता है, जो आवर्स होते हैं, जो टीचिंग आवर्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। और बोले तो जो क्लास में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, मतलब बच्चे जो हैं अलग अलग बच्चे होते हैं वहाँ पर। अलग अलग कहने का मतलब यहाँ पर वो है कि अलग अलग लेवल जो होता है उनका, लेवल कहने का मतलब है कि उनकी जो समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो उनका अलग अलग होता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्लास में कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो नॉर्मल टीचिंग प्रोसेस होती है। बट बात करें हम यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की, तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में एक टॉपिक दिया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है बच्चे को जो टीचर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है। उसको एक नॉर्मल टाइम दिया जाता है, मतलब छोटा ही टाइम होता है। जैसे अच्छा भाई हम आगे बात करेंगे उसके टाइमिंग बारे में, तो वो एक पूरी प्रोसेस का जो माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस के लिए 36 मिनट का टाइम लगता है। ठीक, इसको हम आगे जानेंगे। तो क्या होता है, छोटी क्लास होती है भाई, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 बच्चों को पढ़ाता है वो जो टीचर बनने की ट्रेनिंग कर रहा होता है। और क्लास का साइज़ भी कम होता है और टाइम ड्यूरेशन भी कम होती है, मतलब जितने में वो अपने टॉपिक को समझाएगा, जितने टाइम में बहुत कम टाइम होगा, जैसे 5 से 10 मिनट हो सकता है। ठीक, तो ये क्या हो गया माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट। बट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग ही है, उनका उसका जो लेवल है वो बहुत हाई होता है। बट इसका जो लेवल है एक तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है ना कि स्केल डाउन टीचिंग है, मतलब इसका जो पैमाना होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, लेवल नहीं बोल सकते बट स्केल डाउन टीचिंग है। क्या है, इसका जो पैमाना होता है वो बहुत कम होता है मुकाबले किसके, टीचिंग प्रोसेस के। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वॉज ओरिजिनेटेड इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963 बाई ड्वाइट एलन। भाई हमने आपको पहले ही बताया है कि ये जो कॉन्सेप्ट था माइक्रो टीचिंग का, जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा लाया गया था, वो ड्वाइट एलन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? ड्वाइट एलन के द्वारा लाया गया था। और 1963 में लाया गया था, किसके द्वारा? ड्वाइट एलन के द्वारा, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक, किसमें? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में ड्वाइट एलन के द्वारा जो माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे। भाई जब मान कर चलिए भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ, भाई इंडिया में भी आया होगा, और इंडिया में किसने ओरिजिनेट किया है इसकी बात कर लेते हैं। इंडिया में ओरिजिनेट किया था इसको, जो इंडिया में जो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट लाए थे उनका नाम क्या है, वो है डी तिवारी। क्या है? डी तिवारी। भाई अगर पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कि माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, सबसे पहले कौन लाया था, तो आप क्या आंसर देंगे? वहाँ पर देंगे क्या? ड्वाइट एलन। और कब लाया था? 1963 में लाए थे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लाए थे। बट बात कर ले, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया में जो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट था वो कौन लाया था, तो इंडिया में जो माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट को लाए थे वो थे, उनका नाम क्या था? डी तिवारी। ठीक, और कब लाए थे? 1963 में, मतलब कि 1967 में लाए थे, और CPI इलाहाबाद में।
कहाँ पर, सीपीआई इलाहाबाद में। और सीपीआई की फुल फॉर्म क्या दी हुई है यहाँ पर, सेंटर फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, मतलब जो नई नवाचारों का एक बोल सकते हैं, जो नवाचारों को प्रमोट करने वाला जो केंद्र है। सीपीआई क्या है, जो नवाचारों को प्रमोट करता है, मतलब नई नई चीज़ों को प्रमोट करने का जो सेंटर है, ये इलाहाबाद में है इसका सेंटर। ठीक, तो क्या है सीपीआई की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन। चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखिए जो मैंने आपको चीज़ें पहले बताई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे माइक्रो टीचिंग में क्या होगा, एक सेकेंड, माइक्रो टीचिंग में क्या होगा, इन माइक्रो टीचिंग वी रिड्यूस, क्या हम क्या क्या कम करते हैं, मतलब हम वी रिड्यूस हम क्या कम करते हैं, क्लास साइज, क्या क्लास साइज भाई करीबन भाई जैसे नॉर्मल टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है भाई, 100 से ऊपर भी बच्चे हो सकते हैं, 100 से कम भी हो सकते हैं। बट माइक्रो टीचिंग की बात करें तो माइक्रो टीचिंग में क्या होगा, जो क्लास का साइज़ होगा वो करीबन 5 से 10 ही बच्चे वहाँ पर बैठे होंगे, और जो टीचर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है वो उन बच्चों को समझाएगा, अपने अपने टॉपिक को समझाएगा, और वहाँ पर जो कुछ बैठे हुए जो टीचर्स होंगे जो आपको इवेल्युएट कर रहे हैं, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक, और बात करें सेकंड पॉइंट की, वो क्या कहता है, टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी, 5 से 10 मिनट। मैंने आपको पहले बताया कि भाई जो टीचर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है उसी के द्वारा जो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो किया जाएगा, जिसमें केवल 5 से 10 मिनट ही बच्चे को टॉपिक को समझाना होगा, और उसके बाद जो टीचर्स होंगे आपके, जो आपको इवेलुएट कर रहे होंगे, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। टॉपिक साइज, मतलब जो आपका साइज़ होगा, जो टॉपिक का जो साइज़ होगा वो भी कम होगा भाई। आपको जो है 5 से 6 मिनट ही तो पढ़ाना है, 5 से 10 मिनट ही पढ़ाना है, और 5 से 10 बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ पर जो है माइक्रो टीचिंग में टॉपिक का जो साइज़ होगा वो भी आपके लिए कम होगा। ठीक, बात करें क्लासरूम की कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम कर दिया जाएगा। वहाँ पर जो है क्लासरूम जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, जो मतलब क्लास में जो जटिलताएं होंगी वो भी कम कर दी जाएंगी आपकी। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि इन माइक्रो टीचिंग हम जो है क्लास साइज़ को भी कम करते हैं, एक सेकंड, क्लास के साइज़ को भी कम करते हैं, मतलब कि बच्चे जो होते हैं क्लास में वो भी 5 से 10 बच्चे होते हैं। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 5 से 10 मिनट ही उस टीचर जो टीचर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है उस टीचर को पढ़ाना होता है। भाई टीचर ही बोलेंगे ना, जो टीचर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है एक तरीके से टीचर बन ही जाता है। ठीक, टॉपिक साइज़, क्या टॉपिक साइज़ को भी रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे हम, रिड्यूस मतलब कम करेंगे। ठीक, क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब क्लासरूम की जो क्लासेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी हम कम करेंगे। ठीक, तो माइक्रो टीचिंग में हम क्लास साइज़ भी कम करेंगे, क्लास साइज़ भी, जो क्लास का साइज़ भी होगा वो भी कम होगा, टाइम ड्यूरेशन भी कम होगी, टॉपिक का साइज़ भी कम होगा, और क्लासरूम की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो भी कम होंगी। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा ये टॉपिक। ठीक, बात कर लेते हैं आगे। कुछ टीचिंग स्किल्स के बारे में बात की है, क्या कुछ टीचिंग स्किल्स के बारे में बात की है एलन के द्वारा। हम यहाँ पर कुछ टीचिंग स्किल्स दी हुई हैं, मतलब ड्वाइट एलन जिन्होंने ये जो माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट को लाए थे, कब 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इन्होंने कुछ टीचिंग स्किल्स के बारे में बात की है। वो कितनी टीचिंग स्किल्स है, वो है 14। कितनी है, 14 टीचिंग स्किल्स के बारे में बात की है। फिर उसके बाद हम कुछ 13 टीचिंग स्किल्स बी के पासी के द्वारा दी गई हैं, वो आगे के ऑथर हैं। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ जो एनसीईआरटी के द्वारा जो टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी जो फुल फॉर्म है, उसके द्वारा जो टीचिंग स्किल्स बताई गई हैं उनको भी हम समझेंगे। ठीक, आपको जो है ये याद नहीं करनी है, बट आपको जो है एक क्वेश्चन मिल सकता है कि उसको डिफाइन करने का क्वेश्चन मिल सकता है, बट आपको जो है नॉर्मली नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, बट संख्या पूछी जा सकती है कि टीचिंग स्किल्स एज पर एलन कितनी है, मतलब ड्वाइट एलन के द्वारा जो टीचिंग स्किल्स दी गई हैं वो संख्या में कितनी है, उनका नंबर कितना, मतलब कितनी दी गई है। ड्वाइट एलन ने कितनी टीचिंग स्किल्स के बारे में बात की है, तो 14 स्किल्स के बारे में बात की है। अगर बी के पासी के द्वारा दिए जाए, बी के पासी के द्वारा अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि बी के पासी के द्वारा जो टीचिंग स्किल्स बताई गई हैं वो कितनी बताएंगे, आप 13 बताएंगे, क्योंकि उन्हें हम आगे बताएंगे। ठीक, और बात करें हम यहाँ पर टीचिंग स्किल्स बाय एज पर एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी ने वहाँ पर कुछ 19 स्किल्स की बात की है, कितनी, 19 स्किल्स की बात की है टीचिंग स्किल्स के बारे में। और एनसीईआरटी ने ही कुछ 8 कोर स्किल्स की बात की है। क्या, कोर स्किल्स, मतलब जो मेन है, बोल सकते हैं कि एक तरीके से मेन ही है, जो कोर स्किल्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एक टीचर बनने के लिए। तो उन प्रैक्टिस की बात हम करेंगे, उन स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। वो कितनी है, वो 8 है। भाई आपको अगर पूछ ले जाए, ये 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। एक कि ड्वाइट एलन के द्वारा कितनी है, तो ड्वाइट एलन के द्वारा टीचिंग स्किल्स की संख्या कितनी है, वो बताएंगे आप 14। ठीक, बात करें अगर बी के पासी के द्वारा, किसके द्वारा, बी के पासी के द्वारा, एक सेकेंड ये मैं लिख दूँ यहाँ पर, बी के पासी के द्वारा कितनी है,
वो कितनी होंगी 13, कितनी है 13। और यहाँ पर बात करें एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा जो कितनी है वो होंगी 19। और कोर की बात करें तो कोर वो कितनी होंगी, जो कोर स्किल्स बताई हैं वो होंगी 8। ठीक, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इनकी टीचिंग स्किल्स एज पर एलन, उन्होंने क्या क्या कहा है। स्टिमुलस वेरिएशन क्या है, इन्होंने बताया है कि टीचिंग स्किल्स एज पर एलन, मतलब एलन के द्वारा जो टीचिंग स्किल्स बताई हैं वो क्या है। पहली क्या है, स्टिमुलस वेरिएशन। दोस्तों आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं जो है इनकी स्पेलिंग्स को बोलूँगा। जैसे STIMULUS क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है, STIMULUSVARIATION, क्या हो गया, स्टिमुलस वेरिएशन। इसकी हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, इसकी हिंदी बताऊँ तो इसका क्या होगा, उद्दीपक विभिन्नता। इसकी हिंदी क्या होगी, उद्दीपक विभिन्नता। बात बताता हूँ मैं आपको, स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस एक वो चीज़ होती है, या फिर एक बोल सकते हैं वस्तु हो सकती है, या फिर एक कोई घटना हो सकती है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो स्टिमुलस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको कोई रिएक्शन करने के लिए मजबूर करे, कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर करे। जैसे भाई टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस की यहाँ पर बात हो रही है, तो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस क्या हो सकती है, उसमें स्टिमुलस क्या है। जैसे मानकर चलिए कि बच्चे को जो टीचर है, एक टीचर अलग अलग उद्दीपक प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा। कैसे करेगा भाई, उद्दीपक क्या हो सकते हैं, जैसे चित्र बनाना, मतलब चित्र बनाएगा तो उसके माध्यम से जो बच्चा होगा वो अगर मान कर चलिए भाई जैसे कुतुब मीनार के बारे में कोई टीचर जो है पढ़ा रहा है, तो एक तरीके से अपने द्वारा टीचर जो है वो कुतुब मीनार का क्या बना देगा, चित्र बना देगा। तो क्या है, वो एक उद्दीपक ही है जो बच्चे को सीखने के लिए वहाँ पर प्रेरित कर रहा है। क्या है, या फिर अलग अलग तरीके से किसी जानवर के बारे में बता रहा है तो जानवर का चित्र बना दिया। तो क्या है, बोल सकते हैं कि, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री भी हो सकती है, मतलब जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। जैसे भाई फ़ोन के बारे में बता रहा है, मतलब फ़ोन के बारे में बता रहा है तो फ़ोन को आपको दिखा देगा। तो क्या है, एक तरीके से स्टिमुलस है जो आपको एक्शन लेने के प्रति एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हर एक चीज़, मतलब जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करे वो क्या होगी, बोल सकते हैं जैसे स्टिमुलस होगी। भाई आप किसी हलवाई की दुकान के सहारे से गुजरे और आपको वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवानों की महक आई, तो वो भी एक तरीके का उद्दीपक ही है, क्योंकि वो आपको एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपको एक्शन लेने के लिए प्रति मजबूर करेगा। ठीक, तो क्या है, स्टिमुलस वो सब कुछ चीज़ बोल सकते हैं जो आपको एक तरीके से एक्शन लेने के लिए मजबूर करे। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरा, सेट इंट्रोडक्शन। तो क्या है, मतलब इसके बारे में बता दूं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एज पर एलन के द्वारा कहा गया है कि अलग अलग स्टिमुलस का यूज़ करें। भाई स्टिमुलस वो भी है जो भाई जैसे बच्चा जो है भाई आप बच्चे को अगर आंख दिखाओगे तो वो भी क्या है, एक तरीके का स्टिमुलस ही है, क्योंकि बच्चा जो है एक तरीके से डरेगा और आपके आंखों के माध्यम से एक तरीके का जो भय है वो बच्चे में पैदा होगा और वो बच्चा जो है पढ़ने के लिए मजबूर होगा। ठीक, तो ये भी एक तरीके से स्टिमुलस ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे का। तो मतलब यहाँ पर कहा गया है कि स्टिमुलस वेरिएशन मतलब अलग अलग उद्दीपकों का टीचर के द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है वो आपकी बात को माने और अपने डेवलपमेंट को प्रमोट करे। ठीक, चलिए पहले पॉइंट के बारे में तो हमने बात कर ली, कौन से, स्टिमुलस वेरिएशन। बात करें हम सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेट इंडक्शन। क्या है, सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन मतलब मतलब बच्चा क्या, टीचर, अगर कोई टीचर किसी टॉपिक के बारे में बता रहा है, अगर किसी टॉपिक के बारे में बता रहा है तो क्या देना है, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। क्या देना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है, मतलब कि प्रस्तावना वहाँ पर प्रस्तुत करनी है टीचर के द्वारा। और जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है वो टीचर, उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को क्या पूर्व ज्ञान है, मतलब क्या प्रीवियस नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको जानने की कोशिश करनी है। कैसे कर सकता है वो इसको जानने की कोशिश, कोई प्रश्न पूछ सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड, भाई आपको क्या पूर्व ज्ञान है। तो वो प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए बच्चों की उस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक को वो पढ़ाने जा रहा है, तो क्या कर सकता है, वहाँ पर एक तरीके से इंट्रोडक्शन पेश करके कुछ प्रश्न पूछ सकता है, जिससे पता चल जाएगा टीचर को कि इन बच्चों को इस प्रीवियस नॉलेज के, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रीवियस नॉलेज है। और फिर उसके बाद प्रश्न पूछ करके जब उस टीचर को पता चल जाए कि इन बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड ये नॉलेज है, फिर उसके बाद अपनी टीचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन पेश करे। सेट इंडक्शन मतलब कि एक टीचर जो है बच्चों के सामने टॉपिक को सामने रखने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पेश करे, फिर उसके बाद उनकी पूर्व ज्ञान को उस टॉपिक से रिलेटेड जानने की कोशिश करे। ठीक,
सेकंड की बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है क्लोजर। क्या है? क्लोजर। क्लोजर में क्या कहा है? क्लोजर एक तरीके से बोल सकते हैं, इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? समापन बोलेंगे। इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? समापन बोलेंगे। भाई टीचर जब किसी टॉपिक को पढ़ाएगा, टॉपिक को पढ़ाने के बाद तो एक तरीके से कंक्लूजन देगा। क्या देगा? कंक्लूजन देगा। मतलब उस टॉपिक का जो समापन है वो इस तरीके से करेगा कि उस जो कंक्लूजन करेगा, मतलब जो कंक्लूजन पेश करेगा बच्चों के सामने, वो इस तरीके से करे कि जो सारे टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बच्चे के सामने आ जाए और एक तरीके से रिकॉल हो जाए बच्चों को। भाई जब एक बोलते हैं ना कि अगर एंड भला तो सब भला, मतलब अच्छा अगर अंत भला है तो सब भला होता है। तो क्या होता है, टीचर के द्वारा अगर अंत ही मतलब कंक्लूजन में ही वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेश कर दे जाए बच्चों को, तो एक तरीके से बच्चों को रिकॉल करने में आसानी होगी। वो महत्वपूर्ण बिंदु समापन करते टाइम बच्चों को एक तरीके से रिकॉल करा दी जाए टीचर के द्वारा। तो क्या हो गया? ये क्लोजर का पॉइंट कंप्लीट। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे का पॉइंट क्या है भाई? क्लोजर की स्पेलिंग क्या है? की CLOU नहीं, CLOSURE, क्लोजर ये हो गया। ठीक, फोर्थ पॉइंट कौन सा है? देखिए ये दोस्तों मैंने जो है अपने द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं, उसको जो है डॉक स्कैनर एक एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से मैंने कुछ ये इन नोट्स को PDF में कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप जो है पूछ सकते हैं अपने मेरे चैनल मतलब मेरे चैनल में जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, अगर आपको सही सही नोट्स चाहिए। वैसे आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं यहाँ पर वीडियो में भी इनकी स्पेलिंग इनकी जो स्पेलिंग है वो बोल रहा हूँ साथ के साथ। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। वो क्या है? टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज। टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज मतलब साइलेंस रह करके एक इस तरीके का व्यवहार क्या है? मतलब टीचर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान साइलेंट तो रहे, मतलब टॉपिक को पढ़ाने के बाद साइलेंट रहे, ऐसा नहीं कि टॉपिक पढ़ाते समय साइलेंट नहीं, बट साइलेंस रहे, बट एक तरीके का ऐसा व्यवहार हो उसकी साइलेंस में भी कि बच्चे जो है कुछ समझने की कोशिश करें। क्या? बच्चे जो है एक तरीके के व्यवहार के माध्यम से भी वो कम्युनिकेट करें, अपने साइलेंस रह करके भी अपने व्यवहार के माध्यम से कम्युनिकेट करें। भाई जैसे बच्चों से कह दे कि वो चुप रह करके अपना काम करें, तो वो क्या होगा? अगर वो चुप रह करके काम करें, ये उसने एक आदेश सा दे दिया टीचर ने, तो मानकर चलिए कोई बच्चा बोल रहा है तो वो एक तरीके से आंख दिखा देगा, तो आंख दिखा देंगे मतलब टीचर यहाँ पर चुप है, बट एक ये जो आंख दिखाना है एक ऐसा व्यवहार है कि बच्चे को प्रेरित कर रहा है। क्या है? बच्चे को प्रेरित कर रहा है, मतलब प्रेरित क्या एक तरीके से भाई डरा आंख वाँख दिखाना नहीं है, बट हमारे अकॉर्डिंग टू NCF या ये जो हमारी सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह हैं, दिखाना नहीं, बट एक तरीके से कहीं कहीं पर ये चीज़ें फॉलो भी करनी चाहिए टीचर के तौर पर। बट इतना नहीं कि मतलब बच्चे को अलग ही चीज़ फील हो, करना चाहिए बट सही तरीके से। तो क्या हो सकता है कि ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि नॉन वर्बल क्यूज है, मतलब बिना बोले एक तरीके का समाधान है, एक तरीके का व्यवहार है। ठीक, तो इस तरीके के व्यवहार भी एक टीचर को करने चाहिए, मतलब साइलेंस रह करके भी एक इस तरीके का टीचर के द्वारा व्यवहार किया जाए कि जिससे बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहें। ठीक, ये इसमें फोर्थ में बात की है, कौन सी में? द टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या कहता है? द रेनफोर्सिंग पीपल पार्टिसिपेशन। रेनफोर्सिंग पीपल पार्टिसिपेशन मतलब बच्चों को रेनफोर्स किया जाए, पुनर्बलन दिया जाए बच्चों को कि हाँ हाँ भाई शाबाश कह करके कि हाँ भाई आप अच्छा कर रहे हो, आपने ABCD पढ़ाई तो किसी बच्चे ने पूरी ABCD सुनाई तो उसको शाबाश करके। ठीक, तो उससे क्या होगा? जो दूसरे बच्चे होंगे वो भी प्रेरित होंगे, ठीक, कि इसको टीचर ने शाबाशी दी है। तो बोल सकते हैं कि वो मतलब अच्छे मतलब अलग अलग तरीके से रेनफोर्स कर सकते हैं बच्चों को, भाई वाह करके, गुड दे करके, जैसे आप लिखते नहीं है कॉपी पर कि गुड, वेरी गुड, इस तरीके से जो है बच्चे को आप रेनफोर्स कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है? द फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। भाई आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड, अब उनमें जो है एक तरीके से फ्लुएंसी होनी चाहिए। फ्लुएंसी भी एक तरीके बोल सकते हैं कि एक धारा प्रवाह। क्या है? धारा प्रवाह मतलब उनको जो है बच्चों को क्वेश्चन का आंसर देते समय कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब टीचर एक फ्लुएंट टाइप में क्वेश्चन करे तो क्वेश्चन भी इस तरीके से हो जिनको बच्चे समझ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्टिव कर करके सोचने की कोशिश करें और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें यहाँ पर। ठीक, तो ये प्रयास एक टीचर का होना चाहिए जब वो टीचिंग प्रोसेस कर रहा है, तो टीचिंग प्रोसेस की प्रक्रिया में है, मतलब टीचिंग प्रोसेस में है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे की। प्रॉबिंग क्वेश्चन। क्या है?
अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है प्रोबिंग क्वेश्चन। तो ये पॉइंट कहता है कि टीचर को एक भाई क्वेश्चन पूछ लिया उसने, मतलब फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, मतलब क्वेश्चन फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, मतलब क्वेश्चंस में जो है एक तरीके का धारा प्रवाह होना चाहिए। सेवेंथ जो पॉइंट है वो कहता है क्या, प्रोबिंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में एक तरीके की ऐसी गहनता हो, ऐसी एक ऐसी डीप डिटेल पूछ ले, मतलब एक डीप डीप में पूछे, जो ज़्यादा डिटेल को एक तरीके से कलेक्ट करे। क्या, एक टीचर जो है इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जिनमें जो है ज़्यादा डिटेल टॉपिक से रिलेटेड बच्चों के द्वारा दी जाए। क्या, एक तरीके से बोल सकते हैं कि बच्चों के द्वारा जो उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए वो ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करे टीचर को, कि उस टॉपिक से रिलेटेड। भाई जब कोई टीचर बच्चों से कोई क्वेश्चन करेगा तो ऐसे क्वेश्चन करे, एक तरीके से ऐसी गहनता में चले जाए क्वेश्चन की में वो टीचर, जिससे कि बच्चा मजबूर हो जाए कि अलग अलग तरीके से सोचने में, अलग अलग डाइवर्जेंट थिंकिंग करने के लिए, ठीक, क्रिएटिव आंसर देने के लिए बच्चा उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी समझ के अकॉर्डिंग। ठीक, तो क्या करना है, जो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बच्चा जो है आपको वहाँ पर प्रेजेंट कर सके। और ये कब होगा, ये तभी हो पाएगा जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी होगी, एक टीचर एज ए टीचर। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको पढ़ाना है कि जिससे बच्चे की जो समझदारी है वो बिना किसी दबाव के अच्छे से वहाँ पर परफॉर्म कर पाए। ठीक, परफॉर्म। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, यूज़ ऑफ हायर क्वेश्चंस, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे। देखिए ये मैं जो है आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये दिमाग में टिके, बट इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। हो सकता है आपसे एक पॉइंट के बारे में पूछ लिया जाए, इसलिए आपको ये डिटेल में यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपसे यही क्वेश्चन बनेगा कि ड्वाइट एलन के द्वारा कितनी टीचिंग स्किल्स है और बी के पासी के द्वारा क्या है। ठीक, यूज़ ऑफ हायर क्वेश्चंस, बड़े मतलब हायर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस बच्चे से पूछे टीचर। ठीक, बात करें आगे की, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, मतलब बच्चे के द्वारा, मतलब टीचर के द्वारा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जो बच्चे को अलग अलग दिशाओं में सोचने के लिए मजबूर करें। ठीक, तो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर, रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर। देखिए ये अटेंडिंग बिहेवियर वाला पॉइंट क्या है, ये कहता है कि टीचर के द्वारा एक ऐसी टीचिंग प्रोसेस बच्चों को कराई जाए, नहीं एक सेकेंड, मतलब टीचर जो है एक इस तरीके से अपनी टीचिंग प्रोसेस को करे, मतलब इस तरीके से टॉपिक को पढ़ाए कि बच्चे को ऐसा बोरियत महसूस ना हो। क्या, एक तरीके से बोर महसूस ना हो, वो एक ऐसा व्यवहार करें कि हाँ मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, टीचर को ऐसा फील हो कि हाँ मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर अटेंड हूँ। मतलब ऐसा ना हो कि टीचर पढ़ा रहा है बट बच्चे जो है अलग ही रिएक्शन दे रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आया। मतलब बच्चों को जो है समझ में आना चाहिए, एक तरीके से अटेंडिंग बिहेवियर करें बच्चे टीचर के प्रति। ठीक, कि हाँ मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर। इलस्ट्रेटिंग एंड द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स यूज़ करें, उसकी लाइफ से जुड़े हुए बच्चों के रियल लाइफ से जोड़ करके एग्जाम्पल्स वहाँ पर पेश करें एक टीचर। ठीक, लेक्चरिंग, आपको व्याख्यान विधि, मतलब एक तरीके से एक टॉपिक को समझाए तो इस तरीके से समझाए जो सारे उस टॉपिक से रिलेटेड जो सारे पहलू हैं उनको कवर करके, मतलब एक तरीके से व्याख्या करें अच्छे से टॉपिक की। प्लान रेपिटिशन, क्या, रेपिटेशन, टॉपिक को जब रिपीट करे उसको, तो इस तरीके से करे कि योजना बना करके करे, मतलब बोल सकते हैं कि रेपिटेशन प्लान्ड होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरीके का दोनों के बीच, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन हो जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, मतलब ज़्यादा जटिलता भरा ना हो, जो आपस में एक दूसरे की बात को समझें और उन पर फीडबैक दें। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारी ड्वाइट एलन के द्वारा जो 14 स्किल्स, टीचिंग स्किल्स बताई गई हैं। ठीक, बात कर लेते हैं ये बी के पासी के द्वारा कुछ राइटिंग, पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट क्या कहता है, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो चीज़ टीचर पढ़ाने जा रहा है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, मतलब उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को मैं इस टॉपिक से के माध्यम से ये सिखाऊंगा, तो इस तरीके से एक टीचर का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, एक बच्चे को एक लेसन को पढ़ाने से पहले उसको इंट्रोड्यूस करे एक टीचर। ठीक, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन में फ्लुएंसी होनी चाहिए। प्रोबिंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में ऐसी गहनता से पूछे, अगर क्वेश्चनिंग वहाँ पर टीचर कर रहा है तो ऐसी गहनता से करे कि बच्चे को अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़े, एक तरीके से डाइवर्जेंट थिंकिंग वहाँ पर होनी चाहिए बच्चे के द्वारा। एक्सप्लेनिंग,
कोई टॉपिक समझा रहा है तो एक्सप्लेन करे अच्छे से, जिससे बच्चा आसानी से समझे और हर एक टॉपिक को वहाँ पर कवर पाए, मतलब हर एक टॉपिक के पॉइंट को वहाँ से अच्छे से कवर कर पाए। ठीक, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे। यही बातें घुमा फिरा करके कह दी गई हैं बीके पासी के द्वारा भी। ठीक, स्टिमुलस वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशन का बात करें, मतलब अलग अलग उद्दीपक का प्रयोग करें। ठीक, जो बच्चे को एक्शन लेने के प्रति मजबूर करे। ठीक, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, ये वही बात कही गई है जो हमने उसमें ड्वाइट एलन के द्वारा जो पढ़ी है। रेनफोर्समेंट, मतलब अच्छा शाबाश, इस तरीके से बच्चे को करे जो बच्चे को एक तरीके से रेनफोर्समेंट का काम करे। ठीक, इंक्रीजिंग पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ाने की कोशिश करें। यूजिंग ब्लैक बोर्ड का यूज़ करें। अचीविंग क्लोजर, मतलब समापन भी इस तरीके से करें कि बच्चों को जो पॉइंट पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो सभी बिंदु हैं, उससे जुड़े हुए जो सभी जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो कंक्लूजन में इंक्लूड कर दे। ठीक, जोड़ दे, एक तरीके से ऐड कर दे। रिकग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर, वही कि भी हाँ मैं यहाँ हूँ, बच्चों टीचर को एक ऐसा व्यवहार करे कि उससे लगे कि उसकी टीचिंग प्रोसेस के माध्यम से लगे कि हाँ भी बच्चा सुन रहा है, एक तरीके से अटेंडिंग बिहेवियर वहाँ पर हो रहा है बच्चे के द्वारा। ठीक, तो ये होगी 13 प्रोसेस किसके द्वारा, बीके पाशी के द्वारा। बात कर लेते हैं आगे, टीचिंग स्किल्स एज पर एनसीईआरटी, किसके द्वारा, टीचिंग स्किल्स एज पर एनसीईआरटी। इन्होंने कितनी, एनसीईआरटी ने 19 स्किल्स की बात की है। इन्होंने भी घुमा फिरा कर वही बात की है। ठीक, जैसे पहला है क्या, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, वही सिखाने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव, टीचर को कोई टॉपिक पढ़ाने से पहले उसका उद्देश्य एक तरीके से निर्धारित होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट को ऑर्गेनाइज रूप में वहाँ पर पेश करें जो टॉपिक पढ़ा रहा है। क्रिएटिंग सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन को इंट्रोड्यूस करने से पहले वहाँ पर एक सेट क्रिएट करें। ठीक, इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, फिर उसके बाद लेसन को इंट्रोड्यूस करें। स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चन, क्लासरूम में क्वेश्चन पूछने से पहले एक तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पर तैयार कर लें कि बच्चों से ये क्वेश्चन मुझे इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद पूछने हैं। ठीक, क्वेश्चन डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चंस को डिलीवर किस तरीके से करें, भाई पूछे तो किस तरीके से डिलीवर करें, कहाँ पर किस समय पर, कब ये पूछने हैं क्वेश्चन, इनका भी ये डिसाइड कर ले। रिस्पॉन्स को मैनेजमेंट करें, जो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे, मतलब टीचर के द्वारा जो बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है वो भी यहाँ पर सीखे। एक्सप्लेन करें उस टॉपिक को जो पढ़ा रहा है। इलस्ट्रेट, मतलब अलग अलग एग्जांपल पेश करें। यूजिंग टीचिंग एड्स, मतलब जैसे ऑडियो विजुअल एड्स या फिर अलग अलग तरीके की जो सहायता कर सकते हैं उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उन चीज़ों का, उन मटेरियल का यूज़ करें। ठीक, आगे स्टिमुलस वेरिएशन, अलग अलग उद्दीपक का प्रयोग करें। पेशिंग ऑफ द लेसन और प्रमोटिंग पीपल पार्टिसिपेशन को ऐसा काम करें कि जो पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छा हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि अब भाई टीचर पढ़ा रहा है बट बच्चे कुछ और ही कर रहे हैं, मतलब ऐसा एक तरीके से ऐसा इंटरेस्टिंग बनाए उस टॉपिक को कि पीपल भी, मतलब जो बच्चे हैं सभी एक तरीके से पार्टिसिपेट करें वहाँ पर बच्चे सीखने के लिए। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड को यूज़ करें। अचीविंग क्लोजर, समापन अच्छा हो। गिविंग असाइनमेंट दे। इवेल्युएटिंग द पीपल प्रोग्रेस, बच्चों की प्रोग्रेस को इवेल्युएट करें। ठीक, मतलब मूल्यांकन करें उनका। आगे 18 है डायग्नोसिंग पीपल लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स, मतलब आप एक ये जानने की कोशिश करें कि बच्चों को जो है डिफ़िकल्टी कहाँ पर आई है सीखने में, और उनका जो है एक तरीके से रेमेडियल भी करें, उनका उपचार भी करें। मैनेजमेंट ऑफ द क्लास को मैनेज करके रखें। तो ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपसे जो है ये नहीं पूछ सकता, ये पूरी नहीं लिखवाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होगा, मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूरी कहाँ से लिखवा लेगा, बट आपको जो है ये याद भी नहीं रखनी है कि सारी, बट आपको इतना याद होना चाहिए कि टीचिंग स्किल्स एज पर ड्वाइट एलन कितनी है, 14 है। कितनी है, 14 है। और बीके पासी के द्वारा कितनी है, 13 है। एनसीईआरटी के द्वारा कितनी दी गई है, 19 दी गई है। और कोर स्किल्स की बात करें तो कोर टीचिंग स्किल्स की तो 8 है। ठीक, इनको हम आगे पढ़ते हैं। ये दी गई है यहाँ पर, क्या है, द कोर स्किल्स टू प्रैक्टिस, कोर स्किल्स टू प्रैक्टिस। ठीक, जो किसके द्वारा है, एनसीईआरटी के द्वारा है, बाई एनसीईआरटी। ठीक, इसकी फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक, तो प्रोबिंग क्वेश्चन, गहनता से प्रश्न पूछे। एक्सप्लेन करें अच्छे से टॉपिक को। एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे पेश करें, मतलब उसकी रियल लाइफ से जोड़ करके बच्चों को एग्जाम्पल दें। अलग अलग स्टिमुलस का यूज़ करें। रेनफोर्स करें कि भाई शाबाश, इस तरीके से, गुड, वेरी गुड, इस तरीके का यूज़ करें वर्डों का। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करें टॉपिक से रिलेटेड यूजिंग ब्लैक बोर्ड का यूज़ करें। ठीक, आगे क्या 8 है, क्या, इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन को इंट्रोड्यूस करें। तो ये सभी जो है ये कोर स्किल्स हैं जो किसके द्वारा दी गई हैं, एनसीईआरटी के द्वारा।
ठीक, द स्टेप्स की बात कर लेते हैं। स्टेप्स कौन कौन से हैं? स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये भी क्या है? स्किल डिफाइनिंग, स्किल को डिफाइन करें। स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। स्टेप सेकंड क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स, मतलब जब आप एक टीचर, मतलब जो टीचर बनने की तैयारी कर रहा है, जो टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको जो है डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा, किसके द्वारा? एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि आपको इस तरीके से वहाँ पर पढ़ाना है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेगा जो टीचर बनने की प्रेप कर रहा है? प्रेपरिंग माइक्रो लेसन प्लान, एक छोटा लेसन प्लान बनाएगा। भाई वो माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस में है तो क्या करेगा? एक छोटा लेसन प्लान बनाएगा। ठीक, टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, भाई छोटे बच्चों को, भाई मैंने आपको बताया कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि छोटा क्लास साइज होता है, मतलब कि कम से 5 या 10 बच्चे की समथिंग होते हैं, और जो क्लास की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो भी थोड़ा कम ही होती है, जैसे 5 से 10 मिनट ही। ठीक, जो क्लास की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जो क्लास की जटिलता होती है वो भी वहाँ पर कम होती हैं। ठीक, तो क्या करेगा यहाँ पर? स्मॉल ग्रुप को पढ़ाएगा, एक छोटे ग्रुप को पढ़ाएगा, मतलब 5 से 10 ही बच्चों को, 5 या 10 ही स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। ठीक, माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस में। एक सेकेंड, फिर उसके बाद क्या है? डिस्कस करेगा टॉपिक्स को, डिस्कस करें, फिर उसके बाद रीप्लान करें। भाई डिस्कस करने का मतलब है कि यहाँ पर फीडबैक भी बच्चों को मिल जाए, मतलब उस टीचर को मिल जाएगी कि बच्चे जो है मेरे टॉपिक को समझे हैं या फिर नहीं समझे हैं। क्या डिस्कशन के दौरान बच्चे को ये पता चल जाएगा, मतलब जो आपके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आपको इवेल्युएट करेंगे तो वहाँ पर आपको बता देंगे कि यहाँ पर ये दिक्कत थी। फिर उसके बाद क्या करेगा? रीप्लान करेगा। जो वो टीचर बनने की जो प्रेप कर रहा है बच्चा, वो क्या करेगा? रीप्लान करेगा, मतलब री योजना बनाएगा, पुनः योजना बनाएगा। फिर उसके बाद रीटीच करेगा, फिर उसके बाद री इवेल्युएट करेगा कि मुझे कहाँ से, मतलब कहाँ पर दिक्कत आई थी, मुझे कहाँ कहाँ पर मैं कितना अच्छा कर सकता था, अपनी जो स्ट्रेंथ थी उनको और मजबूत करने की कोशिश करेगा, और जो अपनी वीकनेसेस हैं उनको कम करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो ये हो गए स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। स्किल डिफाइनिंग, इनको मैं पहले से बता दूँ, मतलब दोबारा बता दूँ। स्किल डिफाइनिंग सेकंड है डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट। स्टेप 3 है प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान। फिर उसके बाद स्टेप 4 है टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स। स्टेप 5 है डिस्कशन। स्टेप 6 है रीप्लानिंग। स्टेप 7 है रीटीचिंग, और स्टेप 8 है री इवेल्यूशन। ठीक, इनको आप याद कर सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। एक है क्या? माइक्रो टीचिंग की साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, ये पूरा नहीं आ रहा है। माइक्रो टीचिंग साइकिल मैं आपको बता देता हूँ यहीं से। माइक्रो टीचिंग साइकिल मतलब सूक्ष्म शिक्षण चक्र, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? प्लानिंग। क्या होगी? प्लानिंग होगी। ये पहला स्टेप जो है इसका प्लानिंग होगी, मतलब माइक्रो टीचिंग करने से पहले जो टीचर बनने की प्रेप कर रहा है या फिर जो टीचर है वो क्या करेगा? प्लानिंग करेगा, योजना बनाएगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, अपने एक तरीके से लेसन प्लान बनाएगा। ठीक, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसका सेकंड स्टेप होगा टीचिंग। क्या होगा? टीचिंग। ये टीचिंग, फिर उसके बाद और टीचिंग करने के बाद वो क्या करेगा? वो फीडबैक जानने की कोशिश करेगा कि भाई बच्चों को जो मैंने पढ़ाया है, या बच्चों को जो मैंने पढ़ाया है वो कितना बच्चों के समझ में आया। वो कौन बताएगा? वो जो एक्सपर्ट वहाँ पर बैठे हैं वो आपको इवेल्युएट करके बताएंगे कि वो कि किस तरीके से आपने वहाँ पर जो टीचिंग की प्रोसेस थी वो की थी, आपने अच्छा पढ़ाया, आपकी कहाँ कमियाँ थी, आपकी क्या स्ट्रेंथ थी, उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर बच्चे को फीडबैक के द्वारा दे दी जाएगी, मतलब टीचिंग प्रोसेस में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या होगा? फिर उसके बाद क्या करेगा भाई? जब अपनी फीडबैक उसको मिल जाएगी, मैंने मेरी यहाँ पर कमी थी और यहाँ पर ये स्ट्रेंथ थी इन, और यहाँ पर क्या करेगा? एक तरीके से रीप्लान करेगा कि, और ये मतलब ये करने की कोशिश करेगा बच्चा, जो पीपल टीचर है वो क्या करेगा कि यहाँ पर रीप्लान करेगा। रीप्लान कैसे करेगा? वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगा कि मैं यहाँ पर और अच्छे एग्जाम्पल दे सकता था, मतलब कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो मैंने ये एग्जाम्पल देता मैं और अच्छे से यहाँ पर एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकता था। तो क्या करेगा? यहाँ पर री प्लानिंग करेगा, फिर उसके बाद रीटीच करेगा। क्या करेगा? रीटीच करेगा, फिर उसके बाद री फीडबैक प्राप्त करेगा, मतलब री फीडबैक मतलब पुनः प्रतिपुष्टि से हिंदी में कहेंगे। ठीक, तो इसके जो है ये 6 स्टेप्स हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल में, कुछ 6 स्टेप्स हैं। पहला कौन सा हो गया? प्लानिंग, और दूसरा हो गया टीचिंग, तीसरा हो गया फीडबैक, फिर उसके बाद री प्लानिंग, फिर री टीचिंग और री फीडबैक। ठीक, इनको आपको याद रखना है, इनको आपको याद रखना है, चाहे भले ही आप स्टेप्स भूल जाएं, बट इसको माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है इसको आपको ज़रूर याद रखना है। और आगे जो है एनसीईआरटी की जो साइकिल है उसमें तो केवल 5 ही स्टेप्स हैं, उसमें जो है प्लानिंग को नहीं जोड़ा गया है एज़ पर एनसीईआरटी। ठीक, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। और मैं इनकी बात करूँ इसके टाइम ड्यूरेशन की, तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, मैं प्लानिंग का जो टाइम है वो जोड़ा नहीं जाता है,
जो माइक्रो टीचिंग में प्लानिंग का जो टाइम है वो जोड़ा नहीं जाता, बट अगर अगर हम अन्य जो पॉइंट्स हैं, जो अन्य जो स्टेप्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो टीचिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 6 मिनट। फिर उसके बाद फीडबैक का जो टाइम पीरियड होता है वो भी 6 मिनट। बट बात करें यहाँ पर रीप्लान की, तो रीप्लान का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 12 मिनट। कितना होता है वो 12 मिनट, ये जो सबसे ज़्यादा है सारे स्टेप्स में, सबसे ज़्यादा है। कितना है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 12 मिनट जो है। फिर बात करें आगे, ये रीटीचिंग, इसका भी 6 मिनट है और फीडबैक में भी 6 मिनट का टाइम ड्यूरेशन। बट प्लानिंग को आपको याद रखना है कि प्लानिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो काउंट नहीं होता है, प्लानिंग का टाइम काउंट नहीं होता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड है वो किसका है, रीप्लान करने का, मतलब पुनः योजना बनाने का जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा है, कितना है, 12 मिनट। ठीक, और बाकी का जो सबका है वो 6-6 मिनट है, और प्लान का जो टाइम है वो काउंट नहीं होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंट नहीं। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये जो माइक्रो टीचिंग साइकिल एज पर एनसीईआरटी वो क्या है, ये आपको दिख रही होगी, यहाँ से तो दिख गई है माइक्रो टीचिंग साइकिल एज पर एनसीईआरटी। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। इसमें 5 ही स्टेप्स हैं। एनसीईआरटी के द्वारा जो माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है उसमें केवल 5 ही स्टेप्स है। वहाँ प्लानिंग को इसमें जोड़ा नहीं गया क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है वो काउंट ही नहीं होता है। तो पहला स्टेप क्या है, टीचिंग, इसका भी कितना है, 6 मिनट इसका होता है टाइम पीरियड। ठीक, इसके फीडबैक की बात करें, फीडबैक का 6 मिनट होता है। इसमें वही बातें होती हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। ठीक, फिर उसके बाद रीप्लान, फिर रीटीचिंग और रीफीडबैक। इनका जो है रीप्लान का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 12 मिनट। ठीक, इन सभी का 6-6 मिनट होता है, 6 मिनट ये, 6 मिनट ये। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 मिनट, इसका सबसे ज़्यादा। ठीक, चलिए आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कहा है। तो ये हो गया, यहाँ पर जो टाइमिंग दी गई है, द टाइमिंग ऑफ स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल। ठीक, मैंने आपको बता ही दिया है कि प्लानिंग का टाइम काउंट नहीं होता है। किसका, प्लानिंग का टाइम काउंट नहीं होता है। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक, और टोटल जो है 36 मिनट का टाइम होता है। कितना होता है, 36 मिनट का टाइम होता है टोटल, जिसमें 6 मिनट टीचिंग के, फिर उसके बाद फीडबैक प्राप्त करने के 6 मिनट, फिर उसके बाद रीप्लान करने के 12 मिनट, और रीटीच करने के 6 मिनट, और रीफीडबैक प्राप्त करने के भी 6 मिनट होते हैं। ठीक, यहाँ पर एक टर्म दी गई है, टीम टीचिंग, मतलब समूह में शिक्षण। आपने देखा होगा यूट्यूब पे ये बहुत चलन में, जब मैराथन लेते हैं टीचर्स तो क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर एक साथ जो है ये आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं। तो यही टीम टीचिंग है। द टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग पर्पसफुली, रेगुलरली एंड कंपैरेटिवली टू हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी एज लर्न। ठीक, ये वही बात है, आप जो है इसको समझ सकते हैं। और ये डेवलप कहाँ पर की गई थी, सबसे पहले अमेरिका में डेवलप की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी। आप टीम टीचिंग के क्वेश्चन को देखकर आप समझ जाएंगे कि भाई एक तरीके से जो टीचर्स की टीम है वो आपको पढ़ा रही है। ठीक, तो यही थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, आपको रिकॉल करा देता हूँ ये सभी चीज़ें, मतलब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। भाई आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है, कौन सी, एक तो डॉयट एलन के द्वारा ये प्रस्तुत की गई माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, और स्केल डाउन टीचिंग भी इसे कहा जाता है। ठीक, और ये क्या है, एक तरीके से टेक्निक है किसके लिए, जो पीपल टीचर्स हैं उनके लिए। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं, स्केल डाउन टीचिंग भी इसे बोलते हैं। यहाँ पर ये बात होगी। और किसके द्वारा ये लाई गई है, जो माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले डॉयट एलन, ये आपको याद रखना, 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक, ये तो याद रखना ही है, मतलब कंपलसरी है। ठीक, और कहाँ पर डी तिवारी जो है वो इंडिया में इन्होंने प्रस्तुत किया था माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट, और कहाँ पर 1967 में, और सीपीआई में, सीपीआई इलाहाबाद में। ठीक, माइक्रो टीचिंग में आप ये देख ही सकते हैं, क्लास साइज और क्लास टाइम, मतलब आपको टाइम भी बताते हैं, और इसका जो अन्य पॉइंट है, जैसे क्लास साइज कम होता है, टाइम ड्यूरेशन कम होती है, टॉपिक का साइज भी कम, की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो भी कम होती है। ठीक, सेकंड ये, फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, ये जो टीचिंग स्किल्स हैं एज पर एलन, ये 14 आपको याद रखनी है कि 14 हैं संख्याएं, इनकी याद रखनी है। जैसे बी के पासी के द्वारा 13 है, ये आपको याद रखनी है। और स्किल जो है एनसीईआरटी के द्वारा जो स्किल्स बताई गई वो 19 है, ये आपको संख्याओं में याद रखनी है। आपको सभी याद नहीं रखनी, मतलब उनकी जो संख्या है वो याद रख लेना। ठीक, और ये मतलब ये जो आपको ये सारी यहाँ पर दी हुई है, ये कितना है, ये 8 है। ये जो कोर स्किल्स हैं ये 8 हैं। ठीक, एनसीईआरटी के द्वारा 19, और बी के पासी के द्वारा 13, और डॉयट एलन के द्वारा 14। ठीक, इनको आप याद, इसको स्टेप्स याद रख सकते हैं आप, ये याद रख सकते हैं। जो कोर स्किल्स हैं इनको इनको आप पढ़ सकते हैं, और जो स्टेप्स है माइक्रो टीचिंग के इनको भी आप याद रखना। और फिर उसके बाद ये माइक्रो टीचिंग साइकिल, आप भले ही इन जो पहले टॉपिक मैंने बताए स्टेप्स इनको याद ना रखें, बट ये तो आपसे पूछे जा सकते हैं। और प्लानिंग का जो टाइम है ये काउंट नहीं होता, ये भी आप याद रखना।
ठीक। और जो पूरा टाइम पीरियड है वो 36 मिनट का होता है, जिसमें रीप्लानिंग का जो टाइम पीरियड है वो 12 मिनट का होता है। सबसे ज़्यादा यही होता है रीप्लानिंग का, और प्लानिंग का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर काउंट नहीं होता है। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में केवल 5 स्टेप्स हैं माइक्रो टीचिंग को लेकर के, उसमें जो है एनसीईआरटी के द्वारा जो है प्लानिंग का जो स्टेप है वो काउंट नहीं किया गया इसमें जो है। ठीक, इसमें केवल 5 हैं: टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान और रीटीचिंग, और उसके बाद फिर रीफीडबैक। ठीक, ये टाइम पीरियड मैंने आपको यहाँ पर दे ही दिया है। आप जो है इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मैं आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। फिर उसके बाद ये जो नॉर्मली जो टीम टीचिंग का कॉन्सेप्ट है इसको आप समझ ही जाओगे कि जब एक से ज़्यादा अधिक टीचर मिल करके एक टॉपिक को समझाते हैं, या फिर एक टॉपिक के अलग अलग सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक, वही टीम टीचिंग है। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, लाइक नहीं आ रहे हैं वीडियो पे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। और वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।